ठीक है, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो एग्ज़ाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। 100% का मतलब है आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ। जैसे रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले लिखिए हेडिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या है और कैपिटल का मतलब क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। कॉस्ट का मतलब है कि जो पैसा हम लोगों से ले रहे हैं, और जो पैसा हमने लंबे समय के लिए लोगों से लिया, उसमें कौन कौन लोग आएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गया, बैंक हमें पैसा उधार देता है, बैंक लोन हो गया। तो ये लोग जब हमें पैसा देंगे तो इनकी कोई ना कोई हमसे क्या होगी, एक्सपेक्टेशन होगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हमसे क्या होगी कि जो पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर का यूज़ कर रहे हैं पूरे साल बिजनेस में, बदले में इक्विटी शेयर होल्डर हमसे क्या चाहते हैं? एक तो वो चाहते हैं हमें डिविडेंड मिले, और दूसरा जब वो शेयर अपना बेचे मार्केट में तो उनकी मार्केट प्राइस क्या हो, जिस प्राइस पर उन्होंने हमारी कंपनी का शेयर खरीदा था जिस दिन, उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस मार्केट में क्या हो रहे, बेचते टाइम हो रहे। आज आपने शेयर खरीदा 100 रुपये का हमारी कंपनी का, और आप चाहते हैं कि एक साल बाद जब मैं उसको बेचूं तो 100 रुपये में बिके या 100 रुपये से ज़्यादा में? 100 रुपये से ज़्यादा में। तो पॉइंट ये आ रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर की दो एक्सपेक्टेशन होती है। एक, हर साल हमें रेगुलर बेसिस पे क्या मिले, डिविडेंड, और जिस दिन हम अपना शेयर मार्केट में बेचने जाएं उस दिन मार्केट प्राइस हमारी परचेज प्राइस से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारे को प्रॉफिट मिल सके। तो इक्विटी शेयर होल्डर को बदले में क्या देना पड़ेगा, इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा जब एक कंपनी यूज़ करेगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या चाहते हैं कि हमें एक तो डिविडेंड मिले रेगुलर बेसिस पे, पीडी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, और साथ में जिस दिन हम अपना शेयर बेचें हमें भी मार्केट प्राइस क्या मिले, ज़्यादा। डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हमें क्या मिलता रहे, इंटरेस्ट। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको बैंक लोन दे रहे हैं, कोई भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वो भी चाहते हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे क्या मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे। तो कैपिटल का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये लोग हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, डिविडेंड, और साथ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट। तो इनका पैसा यूज़ करने पे एवरी ईयर हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब लोगों के दिमाग में जैसी कॉस्ट का नाम आता है वो सोचते हैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर, फ्यूल, इस तरीके के खर्चे। नहीं, जब हम FM सब्जेक्ट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट का मतलब यहां पर क्या है, एक डिविडेंड है और दूसरा आपके पास क्या, इंटरेस्ट है। मान लीजिए हमने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा यूज किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा यूज किया, डिबेंचर होल्डर का पैसा यूज किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया। इन सबसे जो हमने पैसा लिए, सपोज करते हैं ये 10 लाख रुपए, इन चारों लोगों का जो पैसा हम यूज कर रहे हैं बिजनेस में, सपोज करते हैं कितना है, 10 लाख, और चारों लोगों का इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हमें पे करना है, सपोज करते हैं 2 लाख रुपए। इसका मतलब फंड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपए, और डिविडेंड इंटरेस्ट का खर्चा कितना आ गया, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का खर्चा मुझे करना पड़ेगा कितने लाख रुपए को यूज करने के लिए, 10 लाख रुपए को यूज करने के लिए। तो कंपनी की कॉस्ट 2 लाख रुपए है, कितने लाख पे, 10 लाख पे। यही आंसर यदि मैं अमाउंट की जगह किस में निकालना चाहूँ, परसेंटेज में, तो हम उसे कहते हैं के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC। तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है, कितने लाख रुपए यूज करने पर कितने परसेंट आ जाएगी, 20%। अब पॉइंट ये है कि 20% हम अपनी कॉस्ट निकाल कर क्या चेक करना चाहते हैं कि जो पैसा हम 10 लाख रुपए इन लोगों से ले रहे हैं वो पैसा कहीं ना कहीं तो क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट कहाँ होगा, हम एक बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए नई मशीनरी खरीद सकते हैं, नया प्लांट लगा सकते हैं, नई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, और वहाँ से हमें क्या मिलेगी, रिटर्न। वो रिटर्न किस फॉर्म में होती है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी 25% है, तो आपको क्या लगता है यार ये 10 लाख रुपए जिन लोगों से हम ले रहे हैं उनको देंगे कितना, 20%।
और उनके पैसे से हम कमाएंगे कितना, 25%। कितने का फायदा है, 5% का। क्या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, हाँ या ना का जवाब देना आपको। तो इसका मतलब आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं किसके बेस पे, COC को कंपेयर करके, किससे, ROI से। तो पहला पॉइंट है कि COC परसेंटेज में क्यों निकालता है जब अमाउंट में आपको मिल चुका है। तो पॉइंट ये है कि जो ROI होता है वो नॉर्मली हमें किस फॉर्म में मिलता है, परसेंटेज में। तो यदि एक चीज़ परसेंटेज में तो दूसरी चीज़ परसेंटेज में होनी चाहिए, तभी तो कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज़ अमाउंट में और दूसरी चीज़ परसेंटेज में तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। या तो ROI जो रिटर्न 25% है वो 10 लाख का 25% कितना करो, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख को किससे कंपेयर करो, 2 लाख से। अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर करो या परसेंटेज को परसेंटेज। तो नॉर्मली जो ROI होती है क्वेश्चन में किस फॉर्म में मिलती है आपको, परसेंटेज फॉर्म। इसलिए हमें अपना COC भी किस में निकालना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, परसेंटेज, ताकि मैं इसे कंपेयर कर सकूं और कंपैरिजन करने पर मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं कि मुझे न्यू बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए जो 10 लाख रुपए चाहिए वो मुझे 10 लाख रुपए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पैसा लेने के बाद डिसीजन मेकिंग होती है या लेने से पहले, लेने से पहले। तो ये चैप्टर में जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं कौन से बेसिस पे करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे। ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ एक्चुअल नहीं है। एस्टिमेटेड बेसिस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी पैसा हमने लिया नहीं है। जिनसे हम पैसा लेंगे हम उन्हें बताएंगे कि आपसे पैसा लेने पे हम इतना आपको डिविडेंड देंगे, इतना आपको इंटरेस्ट देंगे, इतना पैसा आपसे आएगा, इतना पैसा हम कॉस्ट के नाम से आपको देंगे। तो जब भी FM के अंदर कॉस्ट की बात की जाएगी वहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या होगा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, दैट इज फाइनेंशियल चार्जेस। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस। नोट कर लीजिए। तो आज का पहला पॉइंट क्या है कि एक कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों निकालती है। तो उसका आंसर क्या मिला आपको कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि जो पैसा उन्हें लॉन्ग टर्म फंड से लेना है वो पैसा लें या ना लें। तो कब लेना चाहिए, जब उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या हो, कम। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% हो, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, कमाई भी 20% है, खर्चा भी 20% है, क्या करोगे, पैसा लोगे नहीं लोगे, पैसा ले लेना चाहिए। क्योंकि कमा भी 20 पर रहे हो, खर्च भी 20% कर रहे हो, तो पहले भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, अब भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अब में फायदा क्या है कि अमाउंट में कोई फायदा नहीं है, लेकिन कम से कम आपका बिजनेस क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। एक नई मशीनरी तो आ गई, एक नई लोकेशन पे फैक्ट्री लग गई, एक नया प्लांट लग गया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट जितना पहले कमा रहे थे उतने ही आप कमा रहे हो, लेकिन एक नया बिजनेस तो सेटअप हो ही गया। अच्छा, मान लीजिए 18% होता तो ROI, फिर क्या करोगे, तो मना कर दोगे कि भाई एग्जिस्टिंग जो कमाई हो रही थी उससे तो हमारी कमाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंशन का क्या फ़ायदा जिसमें एक्सपेंशन करने से फ़ायदे की जगह हमें क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो कोई भी पर्सन एक्सपेंशन कब करना चाहता है बिजनेस का, तब नो लॉस नो प्रॉफिट हो या फिर प्रॉफिट हो, लॉस पे कोई भी नहीं करना चाहता। तो उसका ना ROI कोई भी हो सकता है, 25%, 20%, 18%। और कंपनी को अपनी क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट को निकालने के बाद हम उस कॉस्ट को किससे कंपेयर करते हैं, ROI से। किस चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। किस चीज़ की डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कि फंड्स को रेज किया जाए या ना किया जाए। लेने के बाद में डिसीजन मेकिंग नहीं होती, लेने से पहले डिसीजन मेकिंग की जाती है। बात समझ में आ गई। क्लासेस परचेज करने के बाद थोड़ी डिसीजन मेकिंग करते हैं यार कि अब मैं क्लासेस ले चुका हूँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया, पैसे जा चुके हैं। डिसीजन मेकिंग कब करनी थी कि किस टीचर की क्लास कब लें, अभी लें, रिजल्ट के बाद लें, इस अटेम्प्ट के लिए लेना है या अगले अटेम्प्ट के लिए लेना। तो परचेज करने से पहले आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अब आपने जोश में आके कि मेरा दोस्त भी जून में पेपर दे रहा है, मैं भी जून में दे लेता हूँ, और आपकी तैयारी उतनी हो नहीं पा रही, वो तो रोज 10-12 घंटे पढ़ सकता है, आप कहते हो मैं तो 2 घंटे पढ़ूंगा। तो 2 घंटे यदि आप डेली पढ़ोगे काम नहीं चलेगा ना, टाइम कम है और समय आपको क्या चाहिए पढ़ने के लिए ज़्यादा। तो डेफिनेटली आपको 10-12 घंटे रोज का चाहिए। जो इतना टाइम डिवोट कर सकता है वो जून की तैयारी करेगा, और जो लगता है कि भाई नहीं हो सकता वो अगले टाइम की तैयारी करेगा। तो तैयारी करने के हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, ना कि क्लासेस खरीदने के बाद तैयारी करनी है। बात समझ लो। तो डिसीजन मेकिंग कब होती है, किसी भी चीज़ को एक्वायर करने से पहले, परचेज करने से पहले, खरीदने से पहले, लेने से पहले कंसीडर करना है आपको। बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है जी। इतना तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट का मतलब क्या है,
डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट, कैलकुलेशन कौन से बेसिस पे होगी, एस्टिमेटेड बेसिस पे। तीसरा, एस्टिमेशन क्यों होगा, क्योंकि ये सारी कंप्यूटेशन कब करें, पैसा लेने से पहले। तो कोई भी चीज़ अभी ली नहीं है, लेने से पहले सारी चीज़ें क्या होती हैं, इतना पैसा इससे मिल जाएगा, इस रेट पे मिल जाएगा। वो तो जब हम किसी से लेने जाएंगे हो सकता है वो रेट घटा दे या रेट बढ़ा दे। आज मुझे आपसे मान लीजिए सपोज करते हैं 2 लाख रुपए उधार लेने, तो मुझे क्या लग रहा है पैसे मिल जाएंगे 10% पे मिल जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपसे पैसे कितने % पे लिए थे 10, तो मुझे लग रहा है इस बार भी किस पे मिल जाएंगे 10। हो सकता है मार्केट में क्राइसिस बहुत ज़्यादा और देने वाले को डर लग रहा है यार जिस भी बंदे को मैं पैसे दूंगा मेरा पैसा ना डूब जाए। आज की डेट में देखो जगह जगह बैंक क्या हो रहे हैं, बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, उनका मेन पर्पस पंगा क्या है, वो अननेसेसरी एक ही पर्सन को या 2 पर्सन को एक ह्यूज अमाउंट क्या करते हैं, लोन के फॉर्म में दे देते हैं। वो पर्सन गया तो सारा पैसा भी गया। आपके पास यदि बैंक में 1 लाख करोड़ है, एक ही बंदे को मत दो ना, 1 लाख लोगों में बांटो ना। 1-1 करोड़ रुपए यदि आपने 1-1 लाख बंदे को दे दिए तो 1 लाख करोड़ हो गए, सारे बंदे थोड़ी डूब जाएंगे एक साथ। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 2 या 3 बंदों को पूरा पैसा दे देते हो बैंक का, वो 2-3 बंदे रफू चक्कर हो जाते हैं पैसे लेके, बैंक क्या हुआ, बैंकक्रप्ट हो गया। बैंक के जो मैनेजर्स हैं या जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सबके अकाउंट में 1000-1000 करोड़ पहले ही चले जाते हैं। ठीक है जी, उनको भी ढूंढते रहो कहाँ है वो। तो कहने का मतलब क्या है, हर जगह बड़ी गड़बड़ है। तो मेरे को तो लग रहा था पैसा 10% पे मिल जाएगा, लेकिन इस बार जिस पर्सन से पैसे लेने जा रहा हूँ 10% पे, वो कहते हैं जी भाई साहब मार्केट में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, आप जान पहचान के बनते हो, मैं आपको 15% पे दे दूंगा। वैसे मैं देने नहीं चाहता था आपको, बट अब पुराने रिलेशन अच्छे हैं आपके मेरे, कितने % पे दूंगा, 15। तो मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। ऐसा भी हो सकता है मार्केट में जो कंडीशन है बहुत अच्छी चल रही है, हो सकता है 10 की जगह मुझे 8% 9% पे भी मिल जाए। तो ये सारी कैलकुलेशन किस पे चल रही है, एस्टिमेशन। ये पिछली बार मुझे 10 पे मिला था, इस बार भी किस पे मिल जाएगा, 10 पे। एक्चुअल में 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यहाँ तक सारे पॉइंट नोट कर लिया आपने। देखिए सिंपल पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, ठीक है जी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, कंपनी कहती है जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट और दूसरा क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, आपको लगता है कि क्या कंपनी को रिजर्व एंड सरप्लस पे डिविडेंड देना पड़ता होगा? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि मैं लोगों से पैसा ले रहा हूं, देखिए मैं फंड्स कहां कहां से ले सकता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल से, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लोन। ठीक है जी, इक्विटी शेयर कैपिटल से यदि मैंने पैसा लिया तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, इक्विटी डिविडेंड पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया तो प्रेफरेंस शेयर मुझसे क्या मांगेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट मांगेंगे और बैंक से यदि लोन लेता हूँ तो वो भी क्या मांगेंगे मुझसे, इंटरेस्ट मांगेंगे। लेकिन बात आती है जब रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बदले में उनको भी मन में क्या लगता है, मुझे क्या मिलना चाहिए, इक्विटी डिविडेंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों पैसे हैं किसके, इक्विटी होल्डर के। इक्विटी होल्डर वो पर्सन है जिसने कंपनी के फॉर्मेशन पे सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट किया था, और पैसा इन्वेस्ट उसने किस फॉर्म में किया था, शेयर कैपिटल की फॉर्म में। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ और उसका पैसा जितना उसने लगाया था उससे ज़्यादा हो गया, तो जो पैसा ज़्यादा हो गया उसे कंपनी किस नाम से रिकॉर्ड कर लेती है, रिजर्व एंड सरप्लस से। अब कंपनी किसका पैसा यूज़ कर रही है, इक्विटी होल्डर का, किस नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से भी और रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व एंड सरप्लस हमने गरीबों में बांट दिया, नहीं, ये पैसा भी तो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, बिजनेस पे, फिक्स्ड एसेट को खरीदने में भी हो सकता है।
वर्कर की वेजेस को पे करने में भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी को नया सेटअप करने में भी हो सकता है, मटेरियल खरीदने में भी ये पैसा क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है। कहीं ना कहीं बिजनेस में ये पैसा यूज़ हो रहा है, तब बिजनेस में ये पैसा यूज़ हो रहा है इक्विटी शेयरहोल्डर का। तो इक्विटी शेयरहोल्डर क्या कहते हैं, हमें इस पर भी क्या मिलना चाहिए, इक्विटी डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या कहती है, इक्विटी शेयर कैपिटल पे हम डिविडेंड देते हैं, क्योंकि हमने रिटर्न में लिख के दिया था जब हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे कि आपकी कैपिटल पे हम आपको क्या देंगे, जब भी प्रॉफिट होगा हम आपको डिविडेंड देंगे। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है जी, कैश पेमेंट रिक्वायर्ड, कैश पेमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जिसमें आपको कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती, नॉट रिक्वायर्ड। कहने के लिए वो खर्चा है लेकिन वो खर्चा पे नहीं होता। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देखा होगा जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट एंट्री क्या पास करते थे, इधर उधर नहीं देखना, एंट्री बतानी है। फाइनल अकाउंट्स तो क्या होंगे सबने, प्रोप्राइटर के, पार्टनरशिप के, क्या एंट्री पास करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। टू बैंक क्यों नहीं किया, क्योंकि लेना किससे है पैसा, अपने आप से, देना भी किसको है, अपने आप को। कोई चीज़ अपने आप से लेनी है, अपने आप को देनी है, तो हम क्या कहते हैं, ना लो ना दो। बट वो बिजनेस का तो खर्चा हो जाता है। अगली एंट्री क्या दिखाते हो, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो P&L के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, प्रॉफिट उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। खर्चा तो दिखा दिया लेकिन खर्चे की पेमेंट हुई नहीं। कौन सी कॉस्ट हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। लेकिन यदि आप सैलरी टू कैश कर रहे हो और P&L टू सैलरी कर रहे हो, तो पहली एंट्री में क्या लिखा, सैलरी टू कैश, दूसरी एंट्री में क्या लिखा, P&L टू सैलरी। तो P&L में टू सैलरी खर्चा आ गया, खर्चा भी है, साथ में आपने क्या किया, सैलरी टू कैश, पेमेंट भी की। कौन सी कॉस्ट हो गई, एक्सप्लिसिट हो गई। तो जिन खर्चों को P&L में दिखाते हैं वो एक्सपेंस तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी सारे खर्चे P&L में आते हैं उनकी पेमेंट भी होती है। तो वो P&L अकाउंट है या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब P&L एप्रोप्रिएशन में डिविडेंड आता है, कौन सा, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। और इंटरेस्ट कहाँ आता है, P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हो गया, इक्विटी डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों कहाँ पे आ गए, P&L एप्रोप्रिएशन में। अब कौन से डिविडेंड की पेमेंट होती है, इक्विटी की भी होती है और प्रेफरेंस की भी होती है। इसलिए ये दोनों डिविडेंड कौन से हो गए, एक्सप्लिसिट। इंटरेस्ट की पेमेंट होगी नहीं होगी, अब रिजर्व एंड सरप्लस वाले क्या करें, जिस तरीके से आपने इक्विटी शेयर कैपिटल पे इक्विटी डिविडेंड दिए, पैसा तो हमारा ही है। इक्विटी शेयरहोल्डर क्या कहते हैं, कंपनी से क्या करें, यार ये पैसा है तो हमारा ही, चाहे आप इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से यूज करो या किसके नाम से यूज करो, रिजर्व एंड सरप्लस, पैसा तो आप ही यूज कर रहे हो। यदि ये पैसा आपने यूज ना किया होता, हमें दे दिया होता, तो ये पैसा हम मार्केट में इन्वेस्ट करते और कहीं ना कहीं क्या करते, कुछ ना कुछ इस पर कमाते। तो कोई ना कोई तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी चाहिए ना। यदि मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, और ये 5 लाख रुपये इक्विटी शेयरहोल्डर को हम वापस दे देते, तो इक्विटी शेयरहोल्डर क्या करते, हमसे 5 लाख रुपए ले लेते और वापस हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लेते। तो हम उनको डिविडेंड देते नहीं देते, तो अब भी तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन रूल के हिसाब से डिविडेंड किस पे मिलता है, कैपिटल पे, और रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल नहीं है। तो ऐसे में रिजर्व एंड सरप्लस का जो अमाउंट कंपनी यूज कर रही है, इक्विटी शेयरहोल्डर कहते हैं वो पैसा हमारे वापस करो ताकि हम आपके शेयर्स खरीद सकें, ताकि आप हमें उस पर क्या दो, डिविडेंड। तो कंपनी कहती है भाई ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ ये तो हो सकता है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, कंपनी अपने मन में सोचिए यदि ये पैसा हमने इक्विटी शेयरहोल्डर को वापस कर दिया होता और वो हमारे शेयर खरीद लेते, तो बदले में उनको हमें क्या देना पड़ता, डिविडेंड देना पड़ता। लेकिन देना है नहीं, सिर्फ सोच रहे हैं। तो ऐसी कॉस्ट कौन सी होगी उनके लिए, इम्प्लिसिट। वो अपना खर्चा तो मानते हैं लेकिन उसकी पेमेंट करते नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल में, और अगली एंट्री में P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, P&L में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश थोड़ी किया आपने, पेमेंट थोड़ी की उसकी आपने, खर्चा तो दिखा दिया लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की। तो जब कोई खर्चा P&L अकाउंट में आ जाए या P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाए,
लेकिन उसकी पेमेंट ना हो, ऐसे सारे खर्चे बिजनेस के लिए कौन सी कॉस्ट होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व एंड सरप्लस का भी खर्चा होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजर्व एंड सरप्लस का खर्चा होता है, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं होती। बस समझ में आ रही है? ये सारी की सारी कैलकुलेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी है मुझे? कंपनी। आप पब्लिक है, मैं भी किस में आऊँगा? पब्लिक में। पब्लिक के हिसाब से रिजर्व एंड सरप्लस की कोई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि कंपनी उस पर कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही। क्या किसी को आज तक रिजर्व एंड सरप्लस पर डिविडेंड मिले? नहीं, क्योंकि कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे कहा था हम आपको डिविडेंड किस पे देंगे? कैपिटल पे, ना कि रिजर्व एंड सरप्लस पे। और इसी कंडीशन पे पब्लिक ने शेयर्स खरीदे थे, इसलिए पब्लिक आज तक ऑब्जेक्शन नहीं कर पाई, ना कंपनी के अगेंस्ट केस कर पाई। क्यों नहीं केस कर पाई? क्योंकि हमने इशू के टाइम पे पहले ही क्या बोलते थे? डिविडेंड किस पे देंगे सर? जबकि कंपनी पैसा किसका यूज कर रही है? फेस वैल्यू का भी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस का। तो कंपनी को क्या समझ में आया कि रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो कौन सी कॉस्ट होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। कहने के लिए तो ये खर्चा है, लेकिन इसकी पेमेंट होती नहीं है। बात समझ में आ गई? तो एक कंपनी को यदि अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकालनी है, यदि एक कंपनी अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकालना चाहता है, तो उसे किससे डिनोट करते हैं? डिनोट किससे करते हैं हम? के ई से। यदि हमें रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट निकालनी है तो हम उसे डिनोट करते हैं के आर से। प्रेफरेंशियल कैपिटल की कॉस्ट को निकालने के लिए हम उसे डिनोट किससे करते हैं? के पी। डिबेंचर की कॉस्ट को क्या कहते हैं? के डी। और लोन की कॉस्ट को क्या कहते हैं? के एल। हाँ जी, ई का मतलब इक्विटी, के का मतलब कैपिटल। इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? के ई, के आर, के पी, के डी और के एल। तो कितने तरीके की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको इंडिविजुअली? 5 निकालनी पड़ेगी। या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको, या फिर हो सकता है आपको निकालनी पड़े। नॉर्मली निकालनी पड़ती है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, और रियलिटी में भी, एक्चुअल में भी क्या होता है? निकालना पड़ता है। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक जिसमें पेमेंट करनी पड़ती है और एक जिसमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो पब्लिक की नज़र में रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट होती है 0। किसकी नज़र में कॉस्ट 0 होती है रिजर्व एंड सरप्लस की? पब्लिक की नज़र। पब्लिक का मतलब क्या हो गया? जो कंपनी नहीं है, इन्वेस्टर, ठीक है जी, शेयर होल्डर को छोड़ दो, हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर की, डेटर की, किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की। ये सब कौन है? बाहर वाले, आउटसाइडर हैं। तो उनके हिसाब से रिजर्व एंड सरप्लस पे कंपनी का कोई खर्चा नहीं होता। तो यदि आपसे कोई पूछे जी पब्लिक की नज़र में कौन सी कैपिटल की, कौन से फंड्स की कॉस्ट 0 होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी भी कॉस्ट होती है। वो कहते हैं यदि ये पैसा हमने रिजर्व एंड सरप्लस की जगह ना यूज़ किया होता रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, ये पैसा उनको वापस दे दिया होता और उनसे कहते हैं हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, तो हमें डिविडेंड देना पड़ता नहीं पड़ता? हाँ ना का जवाब दो। ये रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख रुपए, और इक्विटी शेयरहोल्डर को मैं कहूँ कि 5 लाख हमसे लो और हमारी कंपनी के 5 लाख के शेयर खरीद लो, तो फिर तो मुझे 5 लाख पे डिविडेंड देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी देती नहीं है। तो कंपनी के खर्चे कितने माने जाएंगे? 4 या 5? कंपनी के 5 ही। एक खर्चा इम्प्लिसिट है, बाकी सारे कौन से? एक्सप्लिसिट है। लिख लिया सबने? बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको लगता है यार हमने तो पढ़े ही नहीं थे, और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप आम जनता के हिसाब से सोचते हो, और ये चैप्टर किसके हिसाब से सोचना है आपको? कंपनी के हिसाब से सोचना है। तो कंपनी की नज़र में रिजर्व एंड सरप्लस की भी कॉस्ट होती है, लेकिन कौन सी कॉस्ट होती है? इम्प्लिसिट। जिसका मतलब वो खर्चा तो मानते हैं लेकिन उसको शो करते नहीं है। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि उसकी पेमेंट उसको एक्चुअल में
करनी नहीं। तो जिन खर्चों की उन्हें पेमेंट नहीं करनी, अब जैसे मान लो अपनी बिल्डिंग, मान लो एक बिल्डिंग मेरी है और मैं उसे अपने बिजनेस को किराए पे दे दूँ, तो किराया किसने देना है? मैंने। लेना भी किसने है? मैंने। तो मैं क्या करूँगा? P&L अकाउंट में टू रेंट दिखा दूंगा। किस नाम से? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट ऑन ओन बिल्डिंग। और रेंट देना किसको है? मैं नहीं देना है। लेना भी किससे है? अपने आप से। तो ऐसा जो रेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा? नोशनल रेंट। कौन सा होगा? नोशनल रेंट। नोशनल का दूसरा नाम क्या होता है? इम्प्लिसिट। तो कॉस्टिंग के अंदर नोशनल रेंट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमें लिखनी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी में जो पैसा हमें एक्चुअल में देना है वो भी रिकॉर्ड होगा, और जो पैसा नहीं देना, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस पैसे की, वो भी हमें क्या करनी है? रिकॉर्ड करनी है। लिख लिया सबने? देखिए भाई, हाँ जी, कॉस्ट के अंदर हमें कितनी चीज़ें शामिल करनी है? डिविडेंड, और दूसरा क्या लेना है? इंटरेस्ट। और कैपिटल का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन और रिजर्व एंड सरप्लस। जो हमें COC निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, वो किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। और परसेंटेज में निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स इनटू 100। हाँ जी, इन पांचों का जो टोटल होता है उसे हम कहते हैं टोटल फंड्स, और डिविडेंड और इंटरेस्ट के खर्चे के टोटल को क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। एक पॉइंट आपके पास और बनता है यहां पे, डिसीजन मेकिंग। तो यदि मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है कि मैं बिजनेस में, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए न्यू फंड्स रेज करूं या ना करूं, यहाँ पे मैं डिसीजन मेकिंग क्या करना चाहता हूँ? किस चीज़ के लिए करना चाहता हूँ? कि बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए जो मुझे न्यू फंड चाहिए वो मैं लूं या ना लूं। हाँ जी, न्यू फंड्स रेज फॉर एक्सपेंशन। यदि आपसे कोई पूछे भाई नए बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, नए डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, नया बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो क्या वो पैसा हमें लें या ना लें? तो पहला केस क्या है? ROI ज़्यादा है किससे या बराबर है किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। और दूसरा केस है ROI कम है किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। पहले वाले केस में हमने क्या देखा कि हमारी जो रिटर्न है वो हमारी कॉस्ट के बराबर है या उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है तो फ़ायदा है, और बराबर है तो नो लॉस नो प्रॉफिट है। नो लॉस नो प्रॉफिट में फ़ायदा क्या है कि मॉनिटरी तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? फंड्स को रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रेस न्यू फंड्स। और यदि हमारी कॉस्ट है मान लीजिए 20%, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था, और ROI आपकी आती है कितनी? 18%, 17%, 16%, तो लॉस है, हमें क्या करना चाहिए? नॉट रेस न्यू फंड्स। फिर उस केस में आपको न्यू फंड्स रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो कहते हैं भाई बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आप हमारे को क्यों बली का बकरा बना रहे हो? मतलब कि हमें हमारे पैसे का नुकसान क्यों कर रहे हो? जितनी कमाई हमारे को एक्सपेंशन से पहले हो रही थी उतनी कमाई तो एक्सपेंशन के बाद कम से कम दो, या उससे क्या दो?
ज़्यादा दो, कम क्यों दे रहे हो? तो मानेंगे क्या वो कि बिजनेस का एक्सपेंशन भी और हमारी कमाई क्या हो जाए, कम हो जाए? कोई भी नहीं मानेगा। ठीक है ना। आपके पास एक मकान है जिसे आप किराए पे देना चाहते हो, तो किराए देने का पर्पस क्या होता है किराए पे देने का? कि आपकी कुछ कमाई बढ़े। पता चला किराए पे मकान देने के बाद आपकी कमाई बढ़ने की जगह कमाई क्या हो गई, घट गई। क्योंकि जिस बंदे को आपने किराए पे मकान दिया वो मकान खाली नहीं कर रहा, एक तो किराया नहीं आ रहा, दूसरा आपने कोर्ट का केस कर दिया, हर महीने आपको लीगल चार्जेस और पे करने पड़ रहे हैं। कमाई कितनी हुई? जीरो। किराया ना बंद हो गया और दूसरा लीगल एक्सपेंसेस आपके चालू हो गए। तो ऐसा किराएदार आपको चाहिए? दैट इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। क्या बिजनेस को बढ़ाकर अपनी एग्जिस्टिंग कमाई को घटाना चाहते हो? अब किराया तो मिला नहीं, लेकिन जितना पैसा आप कमा रहे थे उसमें से लीगल चार्जेस भी पे करने पड़ रहे हैं, तो आपकी कमाई पहले से क्या हो गई, घट गई। पहले आप लाख रुपए सैलरी आ रही थी और लीगल चार्जेस थे जीरो, मकान का किराया भी जीरो था। अब मकान का किराया अब भी जीरो है, लेकिन लीगल चार्जेस 10,000 रुपये महीने फिक्स हो गए, तो आपके हाथ में कितने रह गए, 90,000। तो क्या ऐसा किराएदार आपको चाहिए जो आपका खर्चा बढ़ाए कमाई की जगह? नहीं। मत समझ में आ गई? नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैं ऑलरेडी बता चुका। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से बेसिस पे? एस्टिमेशन बेसिस पे। यहाँ पे दो तरीके की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलती है, एक ओवरऑल और दूसरा कौन सा है, इंडिविजुअल। हाँ जी, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर का यदि मैं पैसा यूज करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, तो उसकी कॉस्ट को मैं किससे डिनोट करूंगा, यही से। जो मान लीजिए सपोज करते हैं 20% है, तो इक्विटी शेयर का पैसा यदि मैं यूज करूंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 20%। सपोज करते हैं प्रेफरेंस शेयर का पैसा यूज करता हूं, इनकी कॉस्ट कितनी है, 16%। डिवेंचर से पैसा लेता हूं, इनकी कॉस्ट कितनी है, 12%। बैंक से लोन लिया 10%। रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट कितनी होगी? तो रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी शेयर कैपिटल एक ही बंदे के पैसे है ना, बंदे का नाम क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल पे 20% रिटर्न मिल रही है, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस पे भी कितना मिले, 20%। वो बात अलग है कि हम उसको देते नहीं है, क्योंकि हमारी नज़र में कौन सी कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट। कंपनी के पॉइंट व्यू से खर्चा है, उसे अपनी कॉस्ट मान के चलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान के चलता है कि भैया यदि ये पैसा रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से ना मिला होता, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से मिला होता, तो आज इसकी भी कॉस्ट कितनी होती, 20% होती है। नहीं, सोच रहे हैं और सारा काम सोचने में कंसीडर करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट यदि क्वेश्चन में ना दे रखी हो आपको अलग से, तो वो इक्वल टू क्या बन जाता है, इक्वल टू क्या बन जाता है यदि क्वेश्चन में ना दे रखी हो कॉस्ट, तो के ई के इक्वल आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में इस समय कितना है, 20%। तो यहाँ पे भी कितना ले लिया, 20%। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों निकालते हो क्वेश्चन में, और इसको निकाल के क्या करना चाहते हो? तो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने से आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा, किससे पैसा मैं ज़्यादा लूँ और किससे पैसा मैं कम लूँ। यदि आज मैं इक्विटी शेयर इशू करता हूँ और इक्विटी शेयर से पैसा लेता हूँ, तो वो मुझे अपना पैसा देने को तैयार है, बट उनका पैसा यूज़ करने की मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20%। अच्छा, इक्विटी शेयर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा क्यों होती है बाकियों से? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क कौन बियर करता है, इक्विटी शेयर। कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे पैसा दे देते हैं आंख बंद करके, कान बंद करके, सब कुछ बंद करते हैं अपनी ज़िंदगी का, ना उनको कोई दिखाई देता ना सुनाई देता, पैसा दे देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। आंखें बंद का मतलब क्या है, कि ये भी नहीं देखते यार वो पैसा हमारा सही यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, दे दिया काम खत्म। वो सोचते हैं भगवान को पैसे दे रहे हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो सही यूज़ करेंगे। भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते, कंपनी भी किसी का गलत नहीं करेगी। लेकिन आज की डेट में आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है ना। कुछ लोगों के चक्कर में हर कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाती है। तो इक्विटी शेयर के पैसे 20% पे मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर से पैसा लूंगा तो प्रेफरेंस शेयर कहते हैं पैसे तो दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा रिस्क इक्विटी शेयर के मुकाबले क्या हमारा कम है, क्योंकि इक्विटी शेयर के पैसे लिक्विडेशन के बाद में मिलेंगे, हमारे पैसे हमें पहले मिलेंगे। इक्विटी डिविडेंड बाद में मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले मिलेगा, तो हमारा रिस्क थोड़ा सा क्या है, कम है। जब रिस्क कम है तो रिटर्न भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने सुना होगा ना, मोर रिस्क मोर रिटर्न। आज आपको मान लीजिए कोई कहे जी इस प्लेटफॉर्म पे जो आपके सामने
प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जंप लगाना है फ्लोर पे, तो आपको क्या लगता है इस एक सीढ़ी से कूदने में जान का खतरा है आपको? नहीं। कितने रुपए का प्राइस रखना चाहिए मुझे कि जो बंदा यहाँ से कूदेगा मैं उसको कितने पैसे दूंगा? मैंने कहा जी 1 रुपये दूंगा। कोई भी नहीं आया बंदा। मैंने कहा जी ये 3rd फ्लोर पे है मेरा इंस्टीट्यूट और नीचे आपको जंप लगाना है, बच गए तो 10 लाख रुपए, नहीं बचे तो बात ही खत्म हो गई, सारे पैसे मेरे, या जो भी बंदा आपका नॉमिनी होगा उसको दे देंगे। बट कोई सेफ्टी गार्ड नहीं होगा, बस समझो। तो मरने के चांसेस आपको क्या लगता है? 100% है। कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई हेलमेट नहीं है, कोई आपको बढ़िया से शूज नहीं दिए शॉकर्स वाले, ना नीचे कोई हमने गद्दे लगाए, ना फॉर्म लगाया। बच गए तो बच गए, नहीं तो ऊपर जाने के चांसेस है। तो कहने का मतलब क्या, वहां पे प्राइस क्या 10 लाख और यहाँ पे प्राइस कितना है? 1 रुपये। तो देखो रिस्क यहाँ पे था ही नहीं कुछ भी, इसलिए प्राइस भी कितना था? 1 रुपये। और यदि आप 3rd फ्लोर से कूदेंगे, 4th फ्लोर से, टॉप फ्लोर से कूदेंगे, 4-5 मंजिल से, तो रिस्क बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में क्या होगा? प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। तो मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो इक्विटी शेयर का सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए वो रिटर्न भी सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर का उनसे कम होता है, इसलिए रिटर्न उनकी कम हो गई। डिबेंचर्स और लोन, उनका रिस्क प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर से भी कम होता है, तो उनकी रिटर्न भी कम, क्योंकि वो सिक्योर्ड हो जाते हैं। डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं, उन्हें बदले में कंपनी के हम क्या देते हैं? फिक्स्ड एसेट के पेपर उनके नाम पे कर देते हैं कि यदि हम आपका लोन नहीं दे पाए, डिबेंचर का समय पे रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो फिक्स्ड एसेट को बेचने का आपके पास राइट है, और अपने पैसे जितने आपको हमसे लेने हैं विद इंटरेस्ट, वो सारे पैसे उस सेल वैल्यू में से क्या कर दो? माइनस, और बचे हुए पैसे आप हमें दे देना, यदि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आपके अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है जी, इतना। तो जैसे जैसे रिस्क घटता जाएगा वैसे वैसे रिटर्न भी घटती जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम ये सारी की सारी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं ताकि जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट हो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो हमें किससे पैसा ज्यादा लेना चाहिए और किससे पैसा कम लेना चाहिए। ठीक है जी। लेने के बाद फिर कंपनी क्या चेक करती है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कंपेयर करते हैं किससे? कंपेयर विद हाँ जी, किसको किससे कंपेयर करना है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किससे कंपेयर करना है? आरओआई से। तो क्या ओवरऑल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बिना निकल सकता है? क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बिना कैलकुलेट करे निकल सकता है? तो आपका आंसर है नहीं। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? अभी एक एग्जांपल दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते टाइम हमारे पास में 2 केसेस आएंगे। पहला केस क्या है कि हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो कॉस्ट किसकी निकाल रहे हैं? टोटल फंड्स की या केवल न्यू फंड्स की? अब आप कहोगे सर ये टोटल फंड न्यू फंड्स का क्या चक्कर है? यहां तक नोट कर लिया सबने? देखिए, सपोज करते हैं 1 जनवरी 2023 को कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लीजिए 5 लाख रुपए। ठीक है जी। डिबेंचर्स नहीं है, लोन नहीं है, तो कंपनी के फंड्स 1 जनवरी 2023 को कितने हैं? टोटल फंड्स कितने हैं? भाई 4 जगह से नॉर्मली हम पैसा लेते हैं, तो कितना है? 15 लाख। ठीक है जी। हमने क्या किया, 1 जुलाई 2023 को डिबेंचर से लोन ले लिया, कितना? 6 लाख रुपए का। मतलब डिबेंचर इशू करके आ गया 6 लाख रुपए, डिबेंचर भी एक तरीके का लोन है। और बैंक से लोन ले लिया कितना? तो बिजनेस में फंड्स कितने और आ गए? 10 लाख। और 31 दिसंबर को यदि हमसे कोई पूछे जी बैलेंस शीट में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, तो मैं कहूंगा 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 5 लाख। डिबेंचर कितने हैं? 6 लाख। और लोन कितने हैं? और आपके टोटल फंड्स कितने हैं? कितना लिखूं? 25 लाख। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैं कॉस्ट किसकी निकाल रहा हूं? कॉस्ट में किसकी निकाल रहा हूं? इस 10 लाख की, तो उसको क्या कहते हैं? न्यू फंड्स। ये 15 लाख क्या चीज है? एग्जिस्टिंग फंड्स। और 25 लाख क्या? एग्जिस्टिंग फंड प्लस न्यू फंड।
तो मुझे कॉस्ट किसकी निकालनी है? यदि एग्जिस्टिंग और न्यू फंड दोनों की कंबाइंड कॉस्ट निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यदि मैं खाली न्यू फंड्स की कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, 10 लाख की कॉस्ट निकालना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए के आने की कॉस्ट कितनी है, तो उसे क्या कहते हैं? वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म क्या है? WMCC। और यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलना बहुत बड़ा है, क्या लिख सकते हैं? WACC। तो WACC किसकी कॉस्ट है? जितने भी फंड्स कंपनी में यूज होंगे, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नहीं। और न्यू फंड्स की कॉस्ट को क्या कहते हैं? WMCC। क्वेश्चन ये बनता है WMCC जो मैं निकाल रहा हूं उसको निकालने का क्या पर्पस है? देखिए भाई, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए मैंने, हाँ जी, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए मैंने कितने पैसे लिए? 10 लाख रुपए लिए। तो मैं 10 लाख की रिटर्न चेक कर रहा हूँ, मतलब 10 लाख की रिटर्न चेक करूंगा और 10 लाख की क्या चेक करूंगा? कॉस्ट। तो 10 लाख की जो कॉस्ट आएगी, इस 10 लाख की जो कॉस्ट आएगी उसको मैं नाम दूंगा वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WMCC। कॉस्ट ऑफ न्यू फंड्स रेज इज नोन एज WMCC। सपोज करते हैं 12% है। कितनी है? 12। और इस 10 लाख को जहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा वहां से जो रिटर्न आएगी, सपोज करते हैं कितने परसेंट है? 10%। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या सोच रहे हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या करें? बिजनेस में जो न्यू फंड आ रहे हैं उससे कमाई कितनी है? 10%। और खर्चा कितना है? 12%। इसका ना 2% का क्या है? नुकसान। वो नुकसान किसका है? कंपनी का या इक्विटी शेयरहोल्डर का? कंपनी किसकी है? हम कहते हैं वो नुकसान कंपनी का, लेकिन कंपनी किसकी है? तो नुकसान किसका हो गया? इक्विटी शेयरहोल्डर का। तो इक्विटी शेयरहोल्डर चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो न्यू फंड्स की कॉस्ट है वो कितनी है, और न्यू फंड्स से जो पैसा रेज करके हम एक्सपेंशन करेंगे उससे रिटर्न कितनी आएगी। क्या हमें न्यू फंड्स रेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अच्छा, कल को रिटर्न होती है यहाँ पे मान लीजिए 30%, तो 18% का फायदा किसको है? कंपनी को। कंपनी का मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर को, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर है उनका डिविडेंड फिक्स रेट का होता है, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट फिक्स रेट का होता है, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स। तो ये इनके जो खर्चे होते हैं वो तो नेचर में क्या होते हैं? ये तो फिक्स होते हैं ना। इक्विटी शेयरहोल्डर का जो पैसा यूज होता है वो नेचर में क्या होता है? क्योंकि इनका डिविडेंड किसी साल कम होता है, किसी साल ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है? 25 लाख की। तो उसको क्या नाम दोगे? 25 लाख की कॉस्ट को क्या नाम दोगे? WMCC। WMCC का मतलब वेटेड मार्जिनल या WACC बोलोगे? हाँ जी, 25 लाख की कॉस्ट को क्या बोलोगे? WACC। और इसकी कॉस्ट को क्या बोलोगे? बस ये ध्यान रखना आपको। न्यू फंड्स की कॉस्ट का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और टोटल फंड की कॉस्ट को क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जाम में सबसे पहले आपको चेक करना है क्वेश्चन के अंदर कि आपसे पूछ क्या रहे। यदि उन्होंने कहा जी WACC निकालो, मतलब कि टोटल फंड की कॉस्ट निकालनी है, और यदि आपसे WMCC बोलेंगे तो आपको कॉस्ट किसकी निकालनी है? केवल न्यू फंड्स की। पुराने फंड्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। नोट कर लिया सबने यहां तक? अभी रिपीट करना कुछ पॉइंट इसमें। पहली क्लास ही इस चैप्टर की सबसे मेन क्लास है। जिस बच्चों को फर्स्ट क्लास समझ में आ जाती है उसको चैप्टर भी समझ में आ जाता है। फर्स्ट क्लास नहीं समझ में आ रही, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5वीं बार में जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। आप पब्लिक की नज़र से सोचते हो, और यहाँ पे मैं सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ? कंपनी। तो कंपनी के अंदर की चीजें तो हमें पता ही नहीं होती कि उनके मन में क्या चलता है, वो क्या सोच के काम करते हैं। लिख लिया इतना सबने? ये नोट करना कुछ इसमें? कर लीजिए। इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन से फंड्स की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं। टोटल फंड की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और न्यू फंड्स की कॉस्ट को क्या कहते हैं? वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पता चल जाता है WMCC निकालकर, जब उसे ROI से कंपेयर करते हैं तो हमारी कमाई पहले से बढ़ेगी या हमारी कमाई पहले से घटेगी। मतलब वो न्यू फंड्स की वजह से अपनी कमाई को चेक करना चाहते हैं कि बढ़ेगी या घटेगी। तो यदि 12% पे मैं न्यू फंड्स रेज करता हूं और बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट करके 30% कमाऊंगा, तो 18% का सीधा सीधा फायदा किसको मिलने वाला है? 18% में जो टैक्स आएगा
और सरकार को टैक्स मिल जाएगा और बचा हुआ बेनिफिट किसको मिल जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? नोट कर लीजिए। देखिए आपके लिए एक एग्जांपल बना रखा है मैंने। हाँ जी, इस एग्जांपल में सोर्सेज लिखे हुए हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर। ये मेरे कौन से फंड्स हैं? एग्जिस्टिंग फंड। लोन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे कौन से फंड्स हैं? न्यू फंड। एग्जिस्टिंग फंड मेरे पास कितने? पहले 10 लाख और 5 लाख 15 लाख। और न्यू फंड्स में लोन और प्रेफरेंस शेयर कितने? 6 लाख और 4 लाख 10 लाख। और टोटल फंड्स कितने? 25 लाख। अब मुझे कॉस्ट किसकी निकालनी है? यानी कॉस्ट किसकी निकालनी है? इस 25 लाख की या फिर इस 10 लाख? तो क्वेश्चन में नीचे क्या पूछा आपसे? फाइंड WACC। WACC का मतलब मुझे किसकी कॉस्ट निकालनी है? टोटल फंड्स की। और यदि WMCC बोल रहा है तो किसकी कॉस्ट निकालनी है? न्यू फंड्स की। लिखना बाद में, पहले समझ लो। हमें ये सारी चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखी होगी, जैसे आपके सामने लिखी हुई है। इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअली अभी मैंने आपको निकाल के दे रखी है। नॉर्मली एग्जाम में ये सारी चीज़ें भी आपको निकालनी पड़ती है। ये चैप्टर में जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ढूंढ के निकालना। बाकी सारी चीज़ें तो आसान होती हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट है कि यदि मैं 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर का यूज़ करता हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 20%। तो अमाउंट कितना होगा? जो पैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट रुपीज़ में कितनी है? तो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए। और 5 लाख का 12% 60,000 रुपये। इसका मतलब पुराने फंड्स को यूज़ करने की कॉस्ट कितनी है? पुराने फंड्स को यूज़ करने की कॉस्ट कितनी है? 2,60,000। ठीक है जी। अब न्यू फंड्स है 6 लाख के, उसका 14% कितना हुआ? 84। और 4 लाख का 10% कितना हुआ? तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 124। और यदि मुझसे कोई पूछे जी 25 लाख रुपए यूज करने की कॉस्ट कितनी है, तो मैं कहूंगा इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 2,60,000 प्लस 1,24,000 कितना आएगा? 3,84,000। तो 10 लाख की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख की कॉस्ट कितनी है? 1,24,000। और 25 लाख की कॉस्ट कितनी है? 3,84,000। बात समझ में आ रही है? तो आंसर कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई फंड्स इनटू 100। तो 10 लाख की कॉस्ट कितनी है टोटल? 124। तो 1,24,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 कितने परसेंट आएगा? 12.4%। और यदि मैं 3,84,000 को डिवाइड कर दूं 25 लाख से इंटू 100 कर दूं तो जो कॉस्ट आएगी वो टोटल फंड की कॉस्ट आ जाएगी। बोलो भाई 15.6
36 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, WACC दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू फंड्स या टोटल फंड्स, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ ऑल कह दो या टोटल फंड्स कह दो, एक ही है। और WMCC क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ न्यू फंड्स। अब आंसर यदि मुझे लिखना है तो फंड्स 25 लाख है, मतलब कि टोटल, तो कॉस्ट भी टोटल लिखनी पड़ेगी। और आंसर कितना आ जाएगा, 15.36%। इधर कितना था, 1.24, 12.4%। तो उसका ना कंपनी की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 15.36% है, और न्यू फंड की कॉस्ट कितनी है, 12.4। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जैसे मैंने अभी 1,24,000 को 10 से कंपेयर किया और 384 को किससे रिलेट किया, 25। जब 2 मिनट के लिए इसको देखना, ये 2,60,000 का 15 लाख से क्या रिलेशन था, 2,60,000 का 15 लाख से देखना कितना आता है, 17.33। आपको समझाना क्या चाहता हूं, न्यू फंड्स के आने से पहले आपकी कॉस्ट कितनी थी, 17.33, और न्यू फंड्स के आने के बाद कंपनी की जो कॉस्ट है अब वो कितनी होगी, 15.36। न्यू फंड्स के आने से पहले कंपनी की कॉस्ट कितनी थी, 17.33, अब कितनी होगी, 15.36। क्यों, क्योंकि न्यू फंड्स आपने सस्ते रेट पे रेस किया है। जब नए फंड्स की कॉस्ट कम होगी तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट तो 17.33 आ रही थी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, बात समझ रहे हो। तो हमेशा न्यू फंड्स की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, पुराने फंड से क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, ताकि न्यू फंड्स के आने के बाद आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाए, डाउन हो जाए। और ऐसा भी हो सकता था कि न्यू फंड्स की कॉस्ट 12.4 की जगह मान लीजिए होती है 20.4, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट 15.36 से भी क्या होती, ज़्यादा, बल्कि 17.33 से भी क्या होती, ज़्यादा होती। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर बोलना क्या चाहते हैं, परेशान कर दिया हमको। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि न्यू फंड्स को रेज करते टाइम आपको देखना चाहिए कि आपकी न्यू फंड्स की जो कॉस्ट है वो आपके न्यू फंड के आने से पहले जो रेट चल रहा था 17.33 उससे क्या होनी चाहिए, कम, ताकि कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यू फंड के बाद एक तो बिजनेस भी एक्सपेंड हो जाएगा, कमाई भी बढ़ेगी, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यू फंड्स रेज करने चाहिए। अब आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब FM बहुत ही आसान होता है वैसे तो कॉस्टिंग के मुकाबले, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस इसमें लिमिटेड चीज़ें जो आपको निकालनी है। इतने सारे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप पढ़ाना भी चालू करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल टॉपिक होता है ये, लिमिटेड चीज़ें, ठीक है जी। पहला इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होती है मैक्सिमम, 5, KE, KP, KD, KR और KL, ठीक है जी। क्या एक क्वेश्चन में सारी चीजें निकालनी पड़ती है नॉर्मली, नहीं, जान जान से पैसे लोगे वही निकालने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, या तो क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे न्यू फंड्स की कॉस्ट बताइए दैट इज WMCC, या वो कहेंगे टोटल फंड की कॉस्ट बताइए तो WACC। अब यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और उसमें सिर्फ लिखा जाए कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसमें ये ना बता रखा हो कि वो कॉस्ट किसकी पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको हमेशा बाई डिफॉल्ट आंसर किसका देना है, ऑल। ऑल का मतलब टोटल फंड्स का, एवरेज तो दोनों ही है, वेटेड एवरेज भी दोनों है, ये भी वेटेड है ये भी वेटेड है, और ये वेटेड एवरेज किसका है, टोटल फंड का, और ये किसका है, न्यू फंड का। तो आपको हमेशा आंसर कौन सा देना है बाई डिफॉल्ट, WACC, मतलब ऑल फंड्स का आंसर देना है, ठीक है जी। सारे पॉइंट समझ में आ गए, ये एरो डालने तो डाल लेने, नहीं तो हटा देने। तो यदि कोई आपसे पूछे जी आपकी कॉस्ट 17.33 से 15.36 कम क्यों हो गई,
तो हम कहेंगे न्यू फंड जो रेज किए हैं वो एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17.33% से क्या थी, कम थी, जिसकी वजह से कम रेट का पैसा आने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी हाईवे पे अपनी कार चला रहे बड़ी स्पीड में और सामने कोई बंदा आ जाए तो गाड़ी की स्पीड क्या करनी पड़ती है, स्लो करनी पड़ती है। बंद तो नहीं करते लेकिन स्लो करनी पड़ती है, नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस है। तो वो बंदा जो आपके आगे चल रहा है उसकी स्पीड आपकी स्पीड से क्या कम है, उसकी स्पीड जो आपसे आगे है आपकी स्पीड से क्या कम है। ठीक है ना। और वो रास्ता भी नहीं दे रहा कि हम अपनी स्पीड में चलते रहें, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है कि आगे वाले का नाम है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 12.4% और हम किस रफ्तार से चल रहे थे 17.33। तो जैसे ही हमारे साथ 17.33 में 12.4 जुड़ गया हमारी स्पीड क्या होगी, घट गई, और हमारी कॉस्ट 17.33 से घटकर कितनी होगी 15.36। ठीक है जी। ठीक उसी तरीके से जैसे आप नॉर्मली पढ़ रहे होते, बड़े जोश में पढ़ते हो, जब बुक्स उठाते हो थोड़ी देर में एक दोस्त का मैसेज आता है, उस मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक क्लिक करते हो तो जो पढ़ाई कर रहे होते हो वो क्वेश्चन वहीं पे छूट गया। ठीक है ना। और मूवी देखना स्टार्ट कर देते हो या गाने सुनना चालू कर देते हो। ठीक है ना। और आज की डेट में मार्केट में क्या चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, फर्जी मैसेज आने लग गए। कोई कहता है जी 20 तारीख को आएगा, कोई कहता है 21 को आएगा, कोई कहता है जी 17 को ही आएगा, इंस्टीट्यूट में दम है तो 17 को ही देगा। मतलब कुछ भी बोलने से मतलब, जो मर्जी बोल दो व्यूज बढ़ाने के लिए, पता किसी को कुछ नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लिया सबने। तो कौन सी चीज आपके लिए आसान है निकालना, कि वो भी आसान है, चाहे वो टोटल फंड्स का हो चाहे वो न्यू फंड्स का। अब देखिए क्वेश्चन में ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए आसान क्यों हो गई, क्योंकि आपको अमाउंट भी गिवन था जो फंड्स आपने रेज किए और आपको इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन थी। यदि क्वेश्चन में इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गई तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वारे न्यारे का मतलब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कोई फिर नंबर भी कम हो जाएंगे, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यदि इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को बोल दिया तो यही क्वेश्चन 8 नंबर से कितने नंबर का बन जाएगा, 10 नंबर का। भाई आप सोचो ना, 5 चीज निकालोगे, एक नंबर बढ़ गया, 5 नंबर बढ़ गए, तो 3 और 5 कितने हो गए, 8। सॉल्यूशन लिख लिया भाई सबने। हो गया सबका यहाँ तक। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के लिए हमारे कौन कौन से फैक्टर्स मेन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग KO। तो पहला फैक्टर है इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और दूसरा हमारे पास क्या है, फंड्स रेज। जो फंड्स हमने रेज कर रखे हैं उनका अमाउंट यदि फ्लक्चुएट हो गया तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, चेंज। 2 मिनट के लिए समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। यदि अमाउंट 10 लाख की जगह 11 लाख होता, ये अमाउंट 10 लाख की जगह कितना होता, तो ये कॉस्ट आपकी 2 लाख की जगह कितनी हो जाती, 2,20,000 हो जाती, और आपका आंसर
चेंज हो जाएगा के ओ। अच्छा यदि ये कॉस्ट 5 लाख की जगह 4 लाख हो जाए तो आपका 12%, 5 लाख का 60,000 आता है, वो 4 लाख का कितना हो जाएगा 48,000। आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर से आपका आंसर के ओ क्या हो जाएगा, चेंज। इसका ना जो फंड्स आप रेज कर रहे हैं, ये जो फंड्स हैं आपके जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका अमाउंट यदि चेंज हो गया तो आपका के ओ भी क्या हो जाएगा, चेंज। दूसरा पॉइंट, ये अमाउंट सेम है, यदि ये रेट 20% की जगह 18% होता तो आज ये कॉस्ट 2 लाख की जगह कितनी होती, 180 होती। यदि ये 12% की जगह 15% होता तो 5 लाख का 15% तो पहले 60,000 रुपये तक कितना हो जाएगा, 75,000। तो आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी और कॉस्ट के चेंज होते ही आपका के ओ भी चेंज हो जाएगा। इसका ना जो कॉस्ट आप निकाल रहे हो रुपीज़ में, उसको चेंज करने वाले कितने फैक्टर हैं, 2, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा उनका अमाउंट। यदि अमाउंट बदल गया तो भी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, और यदि इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट है वो चेंज हो गया तो भी आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, चेंज। और जैसी कॉस्ट चेंज हो जाएगी आपका के ओ भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यही पॉइंट आपसे पूछे थे, के ओ कौन से 2 फैक्टर से चेंज होता है, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा किससे, फंड। अच्छा जो फंड्स हैं उसमें भी 2 केस आते हैं कि जो फंड्स आपने रेज किए हैं आप उनकी कौन सी वैल्यू यूज करना चाहते हैं क्वेश्चन में, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू कहां पे दे रखी होगी, बैलेंस शीट में। दूसरी मार्केट वैल्यू, जिसका पता कहां से चलेगा, मार्केट से, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें। तो ये सारी चीजें अब मुझे आपको समझानी है, एक एक करके समझाते हैं। यदि मैं अपना आंसर बुक वैल्यू से निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, WACC, जिसे हम कहते हैं KO, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स, ठीक है जी। यदि मैंने आंसर मार्केट वैल्यू पे निकाला तो मैं बोलूंगा WACC मतलब KO जो मैं निकाल रहा हूं वो किस पे निकाल रहा हूं, बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स, ठीक है जी। तो जो मैं पैसा यूज कर रहा हूं, फंड्स यूज कर रहा हूं, रेस की जगह आप लिख सकते हो फंड्स यूज, ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा। तो वहां पे फंड जो है उनकी कौन सी वैल्यू आप अपने आंसर के लिए निकालना चाहते हैं, कौन सा लेना चाहते हैं फंड्स यूज, मार्केट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, ठीक है जी। मार्केट वैल्यू के साथ एक बड़ी समस्या है कि वो हर थोड़ी देर में क्या होती है, चेंज। लेकिन बुक वैल्यू सुबह दोपहर शाम, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल बाद क्या रहती है, सेम। यदि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे, एक कंपनी ने, एग्जाम्पल को समझना, एक कंपनी ने 1 जनवरी 2016 को, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इन्होंने 1 जनवरी 2016 को कंपनी का फॉर्मेशन किया था और इस दिन इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए थे। कितने शेयर इशू किए थे, 1 लाख। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये, ठीक है जी। तो कितने रुपए हो गए इसके, 100 रुपये की जगह 10 रुपये ले लेते हैं, छोटा अमाउंट हो जाएगा। कितना लिख दूं, आज कौन सी तारीख है, 15 मार्च। आज कौन सी तारीख है, 15 मार्च। 15 मार्च कौन सा, 2023। यदि मैं इस दिन एक्स लिमिटेड की पूछूं फेस वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलोगे, 10 लाख ही बोलोगे ना, क्योंकि फेस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है, 10 लाख। इसका मतलब फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन मार्केट वैल्यू 1 जनवरी 2016 से लेके 15 मार्च 2023 तक डेली चेंज होती है ना, और डेली में भी हर आधे घंटे 1 घंटे बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मार्केट वैल्यू को बार बार कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या मुश्किल। तो जहाँ पे मार्केट वैल्यू बार बार चेंज होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, वहाँ पे हमारा जो फंड्स की रेशियो है वो बार बार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम फिर किसको प्रेफर करते हैं बाय डिफॉल्ट, बुक वैल्यू। यदि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो हम अपना आंसर किस पे देते हैं, बुक वैल्यू। और यदि वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि आप अपना आंसर किस पे दो, तो फिर आप अपना आंसर किस पे दिखाओगे,
मार्केट वैल्यू पे, और मार्केट वैल्यू उस क्वेश्चन में जो दे रखी होगी वो लेके चलेंगे। भाई एक क्वेश्चन में तो एक ही मार्केट वैल्यू देंगे ना, 1000 थोड़ी दे देंगे, 500 थोड़ी दे देंगे, 100 थोड़ी दे देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूं पहले, ये बुक वैल्यू का चक्कर क्या और मार्केट वैल्यू का चक्कर क्या है। किसको निकालने में? के ओ। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, अब यहां से आपका चैप्टर सिंपल हो जाएगा सारा। जो फंड्स हम रेज कर रहे हैं, जो फंड्स हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पास में कौन कौन से फंड्स हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर। मैंने 3 ही लिए अभी। इनका अमाउंट आपको दे रखा है, और ये अमाउंट किस नाम से क्वेश्चन में दे रखा होगा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये वैल्यू हमें कहां से देख के लिखनी है? बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में पता चला इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 2 लाख रुपए, और डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। ठीक है जी। इनकी हमें फेस वैल्यू भी बता रखी है। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, इसकी 100 रुपये, और इसकी कितनी है? 100 रुपये। इनकी मतलब फेस वैल्यू। ऐसी हमें मार्केट वैल्यू भी बता रखी है। एक इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 15 रुपये, प्रेफरेंस शेयर की 110 रुपये, और डिवेंचर की 120 रुपये दे रखी है। हमें क्वेश्चन में इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे रखी है। इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे रखी है। कितने कितने? मान लीजिए 20%, कितने आपके पास में? 16% ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया 12%। ठीक है जी। हमें इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दी हुई है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड के ओ। हमें क्या फाइंड करना है? के ओ यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, और दूसरा मार्केट वैल्यू वेट्स। ठीक है जी। अब ये बुक वैल्यू वेट्स क्या होता है, मार्केट वैल्यू वेट्स क्या होता है, इसको समझा देता हूं मैं आपको। अभी एग्जांपल नोट किया आपने? यानी फंड्स आपके पास हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर। बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख, 2 लाख, और कितना है? 3 लाख। बुक वैल्यू के अंदर ये वैल्यू मैंने कहां से देख के लिखी होगी? कंपनी की बैलेंस शीट से, जिसकी फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की 10 रुपये, प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपये, और डिवेंचर की भी कितनी है? 100 रुपये। मार्केट में इनकी वैल्यू कितनी है? 15 रुपये, 110 रुपये, और कितना है? 120। इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, मैं यदि इसका आंसर निकालना चाहता हूं बुक वैल्यू के बेस पे, बुक वैल्यू के अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है 5 लाख, 2 लाख, और कितना? 3 लाख, तो मेरा आंसर कितना होगा? मेरी कॉस्ट कितनी होगी? हाँ जी, 5 लाख का 20% कितना हुआ? यहां मैं जो कॉस्ट निकाल रहा हूं, यहां जो मैं कॉस्ट निकालूंगा रुपीज में, वो किसके बेस पे निकाल रहा हूं? किसको बेस लेके चल रहा हूं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख का 20% कितना हुआ? 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख। 2 लाख का 16% कितना हुआ? 32,000। और 3 लाख का 12%, और मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? कॉस्ट कितनी आ गई? 1,68,000। किसकी? 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए यूज करने की कॉस्ट कितनी है? 1,68,000। ठीक है जी, 1,68,000। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? सबसे पहले के ओ यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। अब ये वेट्स वर्ड क्यों लगा वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खाली बुक वैल्यू क्यों नहीं लिखा, बुक वैल्यू वेट्स क्यों लिखा था क्वेश्चन में, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है?
हाँ जी 1,68,000 डिवाइडेड बाई कितने 10 लाख, कितने परसेंट आ जाएगा 16.8%, 16.8%। कोई दिक्कत इसमें? ये सबसे आसान फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने अभी लिखा हुआ है, जिसमें मैंने क्या किया, जो अमाउंट 5 लाख 2 लाख 3 लाख है उसका 20%, 16% और कितना निकाल दिया 12%। और मेरी कॉस्ट आ गई 5 लाख की 1 लाख रुपए, 2 लाख की 32,000 रुपये और 3 लाख की 36,000। तो मैं कहूँगा मेरी टोटल कॉस्ट 1,68,000 रुपये किस अमाउंट को यूज़ करने की 10 लाख की, मतलब कितने परसेंट 16.8%। अब इसी आंसर को निकालने के लिए मैं दूसरा तरीका यूज़ कर रहा हूँ, मतलब दूसरा मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ये मेथड 1 हो गया। आप इसको कह सकते हैं कि सर ने जो आंसर निकाला है आप इसे कह सकते हैं मेथड 1। कई लोग कहते हैं सर हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो 1,32,000 36,000 है, 1,32,000 और 36,000 सारी चीज़ें एक ही जगह हमें दिखाई दे। मैंने कहा ठीक है जी, इसी आंसर को जिसको मैंने अभी निकाला है, प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, निकाल मैं क्या रहा हूँ KO और यूज़ किसको कर रहा हूँ बुक वैल्यू। और इस वाले मेथड से आपको पता चल जाएगा कि बुक वैल्यू के आगे हम क्या लगाते हैं, वेट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि हम कौन कौन से फंड्स यूज़ कर रहे हैं। तो फंड्स में हमारे पास क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारे पास क्या है प्रेफरेंशियल कैपिटल, हमारे पास क्या है डिवेंचर, ठीक है ना। फिर हमें आंसर किसका निकालना था, बुक वैल्यू का यूज़ करके। तो बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख, कितने 2 लाख, कितने कि टोटल पैसा कितना हो गया 10 लाख रुपए हो गया। ठीक है जी। यहां पे हम लिखेंगे बुक वैल्यू वेट्स, वेट्स का मतलब रेशियो, वेट्स का मतलब क्या है रेशियो। तो 5 लाख रुपए 10 लाख में कितना है 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गए तो कितना रह जाएगा 5/10। 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख और 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, तो रेशियो कितनी आ जाएगी 5 लाख 2 लाख 3 लाख की रेशियो कितनी होगी 5/10, 2/10 और 3/10। अच्छा, हमें क्वेश्चन में इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी थी कितने परसेंट, 20%, 16% और कितनी 12%। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, अपनी कॉस्ट निकालनी है। तो यदि मैं बुक वैल्यू वेट्स को इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो कितना आता है 5/10, 2/10, 3/10। मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे 20% से 16% और कितने 12%। ध्यान रखना मुझे आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो ये जो परसेंटेज लिखे हुए हैं 20, 16%, 12%, इनका परसेंटेज मैंने सबको क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब ये परसेंटेज मैंने सबका अलग अलग कर दिया। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई किसको करना है, किसको किससे करना है 5/10 मल्टीप्लाई बाई 20, 5/10 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। खाली 5/10 को करके दिखा देता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई करने हैं तो आप क्या कहोगे, ठीक है जी। तो 10 आएगा, परसेंटेज तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कितना लिखूंगा 10। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 2/10 इंटू 16, मतलब 16 इंटू 2 कितना हुआ 32, डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे 3.2। यहाँ पे कितना लिखेंगे, सबका सम कितना आ जाएगा 16.8% और इसका नाम क्या हो जाएगा WACC।
ठीक है रे, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुक वैल्यू 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख को पहले किस में निकाल लेंगे, रेशो में। अच्छा, पहले वाले आंसर इस वाले आंसर में फ़र्क क्या है, वहाँ जो हमारी कॉस्ट आ रही थी उसे बाद में मैं क्या कर रहा था, 10 लाख से क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। हम क्या कर रहे थे, ध्यान से समझो, हम क्या कर रहे थे, पहले 20% को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 20 लाख को 5 लाख से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, और लास्ट में 10 लाख से क्या कर रहे थे, डिवाइड। इस वाले केस में हमने क्या कहा, हमने कहा 5 लाख से डिवाइड कर रहे हो और 10 लाख से डिवाइड कर रहे हो। आप याद करो ना, हम क्या कर रहे थे पिछले वाले केस में, 5 लाख को 20% से मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था, 1 लाख, और बाद में इसे हम 10 लाख से क्या कर रहे थे, तो कितना आ रहा था, 10% ही आ रहा था ना। अब भी तो कितना आ रहा है, 10%। तो जो काम पहले कर रहे थे वही काम अब कर रहे हैं। हमने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं सर, मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं। 5 लाख को 20% से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में हम 10 लाख से डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, 5 लाख को पहले 10 लाख से क्या कर दो और 20% से बाद में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू 20% इक्वल टू 10%। मैथ्स है ना, मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं सबके मल्टीप्लाई करने के। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो किसी को भी जरूरी नहीं है कि जैसा मैं तरीका फॉर्मेट यूज़ करूं वैसे आप करें, जैसे आपका मन करे वैसा करें। तो यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि एक ही टेबल में मुझे सारी चीज़ें दिखाई दें, क्या सारी चीज़ें, बुक वैल्यू भी दिखाई दे, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिखाई दे, मुझे ये भी दिखाई दे कि इक्विटी की कॉस्ट कंपनी को कितनी बियर करनी है, 10%, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कंपनी को कितनी बियर करनी है, 3.2%, और डिवेंचर की कॉस्ट कंपनी को कितनी बियर करनी है, 3.6। तो टोटल कॉस्ट में किसकी कितनी कॉस्ट है वो यहाँ पे पता लग रही है, लेकिन इस वाले केस में पता नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे 16.8 में मुझे इंडिविजुअल नहीं पता चल पा रही कि इक्विटी की कॉस्ट 10% है, नहीं पता चल रही ना। तो बेटर प्रेजेंटेशन 1 और 2 में कौन सी रहेगी, 2। तो आज के बाद अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे अब से, वो सब में प्रेजेंटेशन किसकी रखेंगे, मेथड 2 की, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन बेटर है बाकियों से। मैं खुद भी समझ में आ रहा है और दूसरों को समझा भी अच्छा पा रहे हैं। इसमें बुक वैल्यू भी दिखाई देगी, वेट्स भी दिखाई देगा, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिखाई दे रही है, कंपनी की टोटल कॉस्ट में किसकी कितनी कॉस्ट है वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो कंपनी को आगे फंड्स किसके ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर के, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट उसकी है। उसके बाद किससे पैसा लेना चाहिए, डेट से लेना चाहिए। ठीक है इतना, चलिए अब पहला आंसर तो आपका खत्म हो गया। कौन सा वाला, बुक वैल्यू वेट। वेट्स का नाम क्यों पड़ा वो समझ में आ गया, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में हम बुक वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेशो में, और रेशो को क्या कहते हैं, वेट्स। तो हमने इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बुक वैल्यू वेट। अब सेम आंसर हमें किससे निकालना है, मार्केट वैल्यू वेट से। पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके क्या निकालेंगे, वेट्स। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें क्वेश्चन में इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू पर शेयर दे रखी है 15 रुपये। तो यदि मार्केट वैल्यू पर शेयर पता है तो नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फंड्स। सभी फंड्स की मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मार्केट वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू, तो पहले तो ये पता लगाओ फंड्स कौन कौन से हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दूसरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तीसरा, डिवेंचर। हमें क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, 2 लाख रुपीस और 3 लाख रुपीस। अच्छा, इनकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू पर शेयर या पर डिबेंचर, 10, 100। इससे क्या निकल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं तो बुक वैल्यू को 10 रुपये से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यदि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो 5 लाख में कितने शेयर्स आए होंगे, 50,000 शेयर्स। यदि एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है तो 2 लाख में कितने प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए होंगे,
2000। यदि एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो 3 लाख रुपए में कितने डिबेंचर आपने इशू किए होंगे? अब मार्केट वैल्यू क्या चल रही है भाई? मार्केट प्राइस कह दो, मार्केट वैल्यू की जगह मार्केट प्राइस। पहले की कितनी थी? 15, दूसरे की 110, तीसरे की। अब मार्केट वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो आप क्या कहोगे? सर एक शेयर जो 10 का था वो कितने का हो गया? 15 का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 50,000। तो यदि 50,000 शेयर्स आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो 15 रुपए के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है? 7,50,000। अब आप बताइए, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा 5 लाख यूज कर रही है या 7.5 लाख रुपए यूज कर रही है? मेरा क्वेश्चन समझ में है? आज कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर का, जो उन्होंने शुरू में उनसे 5 लाख लिए थे, जिसकी अब मार्केट वैल्यू 7.5 लाख रुपए, उनको क्या वो पैसे वापस कर दिए? नहीं। यदि वापस करते तो आज इक्विटी शेयर होल्डर को मार्केट में शेयर बेच के कितने पैसे मिलते? 7.5 लाख। हमने उनके 7.5 लाख उनको दिए क्या? तो उसका ना वो 7.5 लाख रुपए हम क्या करें, एक तरीके से यूज कर रहे हैं। और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। आज एक मकान मैंने खरीदा 10 लाख रुपए में और आपको किराए पे दे दिया रहने के लिए। आप हर साल मुझे क्या दे रहे हैं? किराया। 2 साल बाद वो मकान जो आज मैंने 10 लाख का खरीदा था, मार्केट में इन्फ्लेशन आया, मार्केट में डिमांड बढ़ी और वो मकान अब 15 लाख का हो गया। तो अब आप कौन से मकान में रह रहे हो? 10 लाख वाले में या 15 लाख वाले में? 15 लाख वाले में। क्योंकि यदि वो मकान आज मैं आपसे खाली करवा लूं और आप खुद खरीदने जाएं तो कितने का मिलेगा? 15 लाख का। तो आप अपने मन में क्या सोचो कि अब जिस मकान में हम रह रहे हैं वो था 10 लाख का 2 साल पहले, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी है? तो हम तो कितने का सामान यूज कर रहे हैं? 15 लाख वाला सामान यूज कर रहे हैं, मतलब 15 लाख वाली बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, फ्लैट यूज कर रहे हैं। और 3 साल बाद वो मकान हो गया 25 लाख का। तो आप क्या कहोगे? जिस मकान में अब हम किराए पर रह रहे हैं वो खरीदा था 5 साल पहले, 2 साल एक हुए, 3 साल एक हुए, टोटल कितने हो गए? 5 साल पहले वो 10 लाख का था, अब कितने का हो गया? 25 लाख का। तो अब आप मकान किस में रह रहे हो? 25 वाले में। मकान वही है, सब कुछ वही है, और उसकी वैल्यू मार्केट में क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या समझा रहे हैं, मतलब कंपनी वाले क्या समझा रहे हैं अपने आप को, कि अब हम इक्विटी शेयर का पैसा 5 लाख यूज नहीं कर रहे, कितना यूज कर रहे हैं? 7.5 लाख। तो कॉस्ट पे किस पे निकलनी चाहिए? 7.5 लाख पे। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर का पैसा जो शुरू में 2 लाख रुपए यूज हो रहा था, अब कितना है? आज यदि प्रेफरेंस शेयर्स अपने शेयर मार्केट में बेच दें तो उनको कितने पैसे मिल जाएंगे? 2,20,000। और डिवेंचर कितने? तो आपको अपना आंसर अब 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे नहीं निकालना, किस पे निकालना है? 7.5 लाख, 2,20,000 और किस पे? 3,60,000, मतलब 7,50,000, 2,20,000 एंड 3,60,000। तो अपना आंसर कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे बुक वैल्यू की जगह क्या लिखना है? मार्केट वैल्यू। मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई मुझे। और यहाँ पे मुझे अब क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू कितनी निकाली जरा बताएंगे? 750, 220 और 360। सबको यदि हम ऐड कर दें, प्लस करते हैं, तो देखिए कितना आते? 13,30,000। अब यदि मुझे वेट्स निकालने हैं तो वेट्स निकालने में आपको दिक्कत ना है। देखो यहाँ पे 7.5 लाख में 4 जीरो है और नीचे भी कितने? 4 जीरो। 440 यहाँ से क्या हो जाएंगे? सबके हटा दो, तो ऊपर है क्या? 75 और नीचे कितना रह गया? 133। 22 डिवाइड बाई 133 और 36 डिवाइड बाई 133, ये वेट्स आ गए। अब इन वेट्स को आपको यूज करना है।
इस वाले फॉर्मेट में आपको अलग से कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सारा काम यहीं पे हो जाएगा। अब कैलकुलेटर आपके पास है ही, 75 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 133, तो मेरे पास में आ रहा है 11.278, ठीक है जी। 22 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 133, मेरे पास कितना रहे 2.6466, तो 647 लिख देता हूँ। 36 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 133, 3.248, सबको प्लस कर दो। हाँ जी, कितना लिख दूं 17.173। अच्छा, पिछला आंसर कितना था, कुछ याद है? 15.16, 16.8 था पिछला आंसर, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होने की वजह से मेरा जो आंसर है वो 16.8% से कितना हो गया 17.17। दोबारा समझाऊं कुछ? तो एग्जाम में आपसे मार्केट वैल्यू से भी क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, और किससे करवा सकते हैं, बुक वैल्यू से भी करवा सकते हैं। दोबारा समझाऊं कुछ इसमें? देखिए भाई, अब पॉइंट यहां पे एक और आता है कि यदि किसी क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाए, क्या आ जाए, रिजर्व एंड सरप्लस, और क्वेश्चन को हमें बुक वैल्यू की जगह किससे करने को बोले, मार्केट वैल्यू, तो यदि मैं आपसे पूछूं रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू होती है, तो आप क्या कहोगे, नहीं होती। किसकी नज़र से बोल रहे हो, पब्लिक, और मैं किसकी नज़र से बात कर रहा हूँ, कंपनी। नज़र का मतलब देखने का तरीका, कंपनी के हिसाब से सोचना है, ना कि पब्लिक। पब्लिक को भूल जाओ। ये सारा का सारा चैप्टर किस पे डिपेंडेंट है, कंपनी के सोच के ऊपर। कंपनी क्या सोचती है, अपने आंसर को निकालते टाइम क्या आंसर निकाल रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगला पॉइंट मेरा कौन सा है, ये नोट कर लिया सबने, लिख लिया सबने, चलिए। अच्छा, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि यदि किसी क्वेश्चन में क्या आ जाए, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाए, तो फिर हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे फंड्स हैं उसमें लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू तो पता ही है कहाँ से देख के लिखते हैं, बैलेंस शीट से। यहाँ पे लिखा है 10 लाख, और यहाँ पे लिखा है आपके पास में 5 लाख, ठीक है जी। यहाँ पे फेस वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 10 रुपये, और यहाँ पे मार्केट प्राइस आपको दे रखी है क्वेश्चन में 25 रुपये, ठीक है जी। यहाँ आपको दे रखी है इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, ठीक है जी, 18%, ठीक है जी। हमें क्वेश्चन में यदि कोई रेट दे रखा है तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यदि रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट ना दे रखी होती तो मैं इक्विटी की कॉस्ट के बराबर 20% लिख देता। अब ये 16% क्यों है, 18% क्यों है, 20% क्यों नहीं है, इन सब का जवाब आपको धीरे धीरे क्लासरूम में मिलता जाएगा। क्योंकि कई बार रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट क्वेश्चन में बराबर भी होती है, और कई बार क्या होती है, कम भी होती है। कम क्यों होती है, एक टैक्स होता है पर्सनल टैक्स। कौन सा टैक्स होता है, पर्सनल टैक्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस के केस में कौन सा टैक्स आ जाता है, पर्सनल टैक्स आ जाता है, जिसकी वजह से रेट क्या हो जाता है, घट जाता है। अब वो कैसे घटता है, वो सारी चीज़ें जब मैं आपको इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मजे में चल रही है, सब कुछ निकाल के दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी तो चैप्टर में कुछ शुरू ही नहीं हुआ, मान के चलो 2% ही काम हुआ अभी तक, ठीक है ना। क्वेश्चन में नया पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? नया पॉइंट ये है कि आपको निकालना क्या है, फाइंड KO यूजिंग, अपना आंसर किससे निकालना है, मार्केट वैल्यू वेट से। अब बच्चे परेशान कि सर जी रिजर्व एंड सरप्लस की तो मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी, ना फेस वैल्यू दे रखी, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे जब फेस वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पे आपको, तो ठीक है ना। तो कैसे करें? अच्छा, एक बात बताइए,
जब आप एक मकान खरीदते हैं और वो मकान पहले से किराए पे चढ़ा हुआ है, किराएदार उसमें पहले से रह रहे, मकान आपने 10 लाख का खरीदा, ठीक है जी, और वो मकान पहले से किराए पे चढ़ा हुआ है, तो जब आप ऑनरशिप चेंज करोगे, मकान मालिक चेंज हो जाएगा, तो वो किराएदार अब किराया किसको देगा? नए मकान मालिक को देगा। और नए मकान मालिक मान लीजिए आप हैं, तो आपने किराएदार खरीदा था या मकान खरीदा था? मकान खरीदा था। किराया तो आपको क्या मिलता रहेगा? फ्री में मिलता रहेगा। वो आपकी मर्जी है कि आप उसको वैकेंट करवाएं या ना करवाएं जगह को। यदि आपने खाली करवा दी तो किराया मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और यदि आप खाली नहीं करवाते तो जो किराएदार किराया पहले वाले को दे रहा था मालिक को, अब वो किसको देना चालू कर देगा? आपको कर देगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जब आप मकान खरीदते हैं तो आपको 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या? जब आप उस मकान को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद बेचते हो तो कुछ पैसे क्या मिलते हैं? फालतू मिलते हैं। 10 लाख की चीज भले ही 10.5 लाख हो जाए, 11 लाख हो जाए, 12 लाख हो जाए, कुछ ना कुछ पैसे क्या मिलेंगे? फालतू मिलेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल जिसको कहते हैं। दूसरा, जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे तब तक क्या मिलता रहेगा? उस जगह का किराया मिलता रहेगा। तो मकान खरीदा था, किराया थोड़ी खरीदा था आपने, किराएदार को थोड़ी खरीदा है। वो तो आपकी मर्जी है किराए पे जगह रखें या ना रखें। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है। जब एक कंपनी का आप शेयर मार्केट से खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और जैसे ही शेयर होल्डर बन जाएंगे आपके पास 2 चीजें आ जाएंगी, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी तो किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। और आप कंपनी में क्या बन गए? इक्विटी शेयर होल्डर। खरीदा आपने क्या? शेयर। और मालिक किस चीज के बन गए? 2 के, इक्विटी शेयर कैपिटल के और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक उसी तरीके से जैसे मकान खरीदा, मकान के मालिक बने, साथ में किराए का हकदार भी आप ही होगे ना। किराया थोड़ी खरीदा था, किराया फोकट में मिलने लगा। किराए को क्या कहते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उसकी वजह से तो किराया मिल रहा है। तो जो पैसा कंपनी में लगा था इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, उस पैसे को कंपनी ने अच्छी तरीके से यूज किया, जिससे उनकी रिटर्न का नाम क्या हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस। तो खरीदते क्या हो? इक्विटी शेयर। और मालिक किस चीज के बन जाते हो? 2 चीज के, शेयर कैपिटल के प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के। तो अब हमें यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले जब मैं मार्केट में गया तो मेरे पास में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? बताओ भी जल्दी से। 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख रुपए तो बुक वैल्यू है ना। एक शेयर कितने का है? 10 का। इसके अलावा कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं? 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है भाई? मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है? 10 रुपए। 10 रुपए कितनी है? 25 है, तो 25 लिख देते हैं, घबराओ मत। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फंड and the number of equity shares into market price per share। जब मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की नहीं होती, वो किसकी होती है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स के। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई? 1 लाख। और एक शेयर कितने का है? तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 25 लाख। ये किसकी वैल्यू हो गई? इक्विटी शेयर होल्डर फंड की। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड ने अपना पैसा किस रेशो में लगा रखा है? किस रेशो में लगा रखा है? वो कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से कितना पैसा लगा रखा है? 10 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से कितना है? 5 लाख। हमारा पैसा किस रेशो में यूज हो रहा है? हमारा पैसा किस रेशो में यूज हो रहा है? हमारा पैसा किस रेशो में यूज हो रहा है? 2:1। तो 25 लाख को भी किस में डिवाइड कर दो? 2:1 में। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस यदि आपको निकालना है तो 2:1 की रेशो में 25 लाख को क्या कर दो? बांट दो। तो 25 लाख को 2:1 की रेशो में बांटने का मतलब 2/3 1/3 कितना आएगा? हाँ जी, 25 लाख को 16 लाख
और यहाँ कितना रहेगा 33,333। ठीक है जी। तो 10 लाख की मार्केट वैल्यू कितनी है 16,67,667 और 5 लाख की मार्केट वैल्यू कितनी है 8,33,000। ठीक है जी। अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। आप तो पब्लिक हो ना, आम जनता हो। आम जनता इसको कैसे देखती है? आम जनता कहती है कि सर जो बैलेंस शीट आपने हमें दिखाई थी शुरू में, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी 10 लाख की, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना था 5 लाख। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 15 लाख की। ठीक है जी। ये हो गई बिगिनिंग। 1 साल बाद हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 25। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1 लाख शेयर की 25 रुपए के हिसाब से 25 लाख। बैलेंस शीट में ईयर एंड में 1 साल बाद जब हम अपनी बैलेंस शीट दिखाएंगे तो हम क्या कहेंगे, या शेयर कैपिटल तो कितनी रहेगी, शेयर कैपिटल हमेशा किस पे दिखाई जाती है बैलेंस शीट में, फेस वैल्यू। तो सारा का सारा जो डिफरेंस आ रहा होगा 15 लाख रुपए, वो आपको किसके नाम से दिखाना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर कोई भी बेनिफिट यदि इक्विटी होल्डर को मिल रहा है, बेनिफिट अब फेस वैल्यू आपको किस नाम से दिखाना पड़ता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो पब्लिक तो ऐसे देखती है कि इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कोई है ही नहीं, सारी मार्केट वैल्यू किसकी होगी, रिजर्व एंड सरप्लस। जबकि हकीकत में कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है हमारी नज़र से देखो भैया। मैंने कहा आपकी नज़र क्या कहती है, वो कहते हैं ये 25 लाख रुपए 10 लाख और 5 लाख के रेशियो में क्या करो, बांटो। तो अमाउंट कितना आएगा, ठीक है जी। तो जब एक पर्सन मार्केट से शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, और जैसे ही शेयर होल्डर बनता है उसे शेयर कैपिटल के साथ साथ फोकट में क्या मिल जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस मिल जाता है। इसलिए मार्केट वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू से ज्यादा, क्योंकि उसे हम ज्यादा पैसे लेके क्या दे रहे हैं, ज्यादा चीज दे रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या लगता है, खरीदा तो मैंने शेयर था और मुझे फोकट में क्या मिल गया, रिजर्व एंड सरप्लस। फोकट में थोड़ी मिला, 10 की चीज कितने में ले रहे, 25 में। तो वो जो 15 रुपए उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं, वो इसलिए तो एक्स्ट्रा पे किए हैं क्योंकि वो साथ में क्या ले रहे, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो ले रहे हैं। फ्री में नहीं मिल रहा, लगता उसको है कि फ्री में मिला, फ्री में कुछ नहीं मिला। फ्री में तब मिलता जब 10 की चीज वो कितने में खरीदता, 10 में, पर वो तो 10 की चीज कितने में खरीद रहा है, 25। तो जिस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस जितना ज्यादा होता है, मार्केट वैल्यू क्या होगी उतनी ज्यादा। अरे रिजर्व एंड सरप्लस ज्यादा होगा तो कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट्स को देख के तो पब्लिक क्या होगी, अट्रैक्ट होगी आपकी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। और जितने ज्यादा लोग आपके कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड होती है, मार्केट प्राइस क्या होगी, अप होगी। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता था, पब्लिक ऐसे देखती है बैलेंस शीट को, कंपनी को कहते हैं 25 लाख में इक्विटी की मार्केट वैल्यू है 16,66,667 और 5 लाख की वैल्यू कितनी है, 8,33,333। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, के ओ निकालना है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हाँ जी, फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या कह सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखो, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 16,66,667 और दूसरी जगह कितने 8 लाख। टोटल वैल्यू कितनी है, हाँ जी, रेशियो कितनी आ जाएगी, मार्केट वैल्यू वेट्स 1666। अच्छा यहाँ तो कोई भी जीरो कट नहीं रहा, तो पूरा 25 लाख लिखना पड़ेगा।
अच्छा, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 20% और कितनी है? 18%, ठीक है ना। तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 13.33%। कितना लिखूं? 5.99, तो 6 ही हो गया राउंड ऑफ करके। यानी आंसर कितना रहेगा? 19.33। ठीक है जी, इतना। तो यदि आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू से अपना आंसर निकालना है और आपको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मार्केट वैल्यू किसकी निकालोगे? मार्केट वैल्यू किसकी निकालोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल की, रिजर्व एंड सरप्लस की, या दोनों की? दोनों की। दोनों की कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब मैं नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मार्केट वैल्यू किसकी निकलती है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड की। और हमें क्या लगता है वो मार्केट वैल्यू किसकी है? इक्विटी शेयर कैपिटल की। आज एक नया पॉइंट आपको पता चला कि जब मैं नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की नहीं होती, वो मार्केट वैल्यू किसकी होती है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड की होती है। बात समझ में आ गई सबको? अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड पहले से कितने थे? 10 लाख और कितने? 5 लाख। मतलब 2:1 की रेशो में मैंने 25 लाख को क्या कर दिया? बांट दिया। दोबारा समझाओ। नोट कर लिया सबने? तो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की और मार्केट वैल्यू रिजर्व एंड सरप्लस की, दोनों की आपको पता चल गई कितनी कितनी है क्वेश्चन में। तो 10 लाख वाली वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख वाली वैल्यू हो गई 16,66,667। और 5 लाख वाली वैल्यू कितनी हो गई? 8,33,333। ये किसके हिसाब से है? कंपनी के हिसाब से। क्या कंपनी कुछ भी सोच सकती है या उसके पीछे कोई लॉजिक होता होगा? लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ ताकि आपको अटपटा सा न लगे यार ये जबरदस्ती समझाए जा रहे हैं सर हमें, ठीक है ना। ये कंपनी क्या सोच के आपको ये करके दिखाती है वो सोच मैं आपको अभी एग्जाम्पल की फॉर्म में देता हूँ। 2 मिनट के लिए समझो। 2 फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है जी। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम क्या ले लेते हैं? हरी। दोनों ने एक पार्टनरशिप की कि एक बिल्डिंग खरीदते हैं और 2 साल बाद उस बिल्डिंग को क्या कर देंगे? बेच देंगे और जो भी मुनाफा होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो राम ने बिल्डिंग खरीदने में कितने पैसे लगाए? 10 लाख। और हरी ने मान लीजिए पैसे कितने लगाए? 6 लाख। टोटल पैसा उस बिल्डिंग को खरीदने में हमने कितने लगा दिए? 16 लाख। 1 जनवरी 2023 को
हमने एक बिल्डिंग परचेज की है और वो बिल्डिंग हमने कितने की खरीदी है? 16 लाख की। और उस 16 लाख की बिल्डिंग को खरीदने में हमारे पैसे कितने लगे? राम के 10 लाख और हरी के कितने? 6 लाख। 31 दिसंबर, चलो ज़्यादा दूर नहीं, एक ही साल बाद हमने देखा चमत्कार हो गया। वो बिल्डिंग जो हमने 16 लाख की खरीदी थी, आज उस बिल्डिंग को यदि मैं मार्केट में बेचने जाता हूं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, सपोज करते हैं वो मार्केट वैल्यू आपके पास में हो गई 40 लाख रुपए। 16 लाख से उस एसेट की वैल्यू कितनी होगी? 40 लाख। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिल्डिंग किसके पैसे से खरीदी गई थी? राम या हरी या दोनों के? तो बिल्डिंग तो दोनों के पैसों से खरीदी गई है। तो यहां पे जो 16 लाख की चीज अब 40 लाख की हो गई है, कितने रुपए बढ़ा? प्रॉफिट कितना है? इन्फ्लेशन कितना है? प्रॉफिट कह दो या इन्फ्लेशन कह दो एक तरीके से। ये इन्फ्लेशन कितना है? 24 लाख रुपए। ये सारा का सारा 24 लाख रुपए का फायदा इन्फ्लेशन किसको मिलना चाहिए? राम को या हरी को या दोनों को? क्यों? राम ने ज्यादा पैसा लगाया, उसको ना दे दूं सारा? दोनों को नहीं देना चाहिए? दोनों को देना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों को कैसे दूं? मतलब 40 लाख को कैसे बांटूं? जिस रेशो में पैसा लगा था। पैसा किस रेशो में लगा था? 10:6। तो इसका मतलब मुझे इस 40 लाख को 10:6 के रेशो में, जिस रेशो में हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, हाँ जी, फंड्स इन्वेस्टेड, रेशो ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड, तो 16 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, उसकी रेशो कितनी थी? 10 लाख और 6 लाख, मतलब 10:6। 10:6 की रेशो में 40 लाख को क्या कर दो? बांट दो। तो 40 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 16 कितना देगा? यानी 40 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 10 से, और डिवाइड किया किससे? 16 से। ठीक है जी। और ऐसे यहाँ पे 40 लाख रुपए 6/16 कितना देगा? तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बिल्डिंग की वैल्यू 16 लाख से 40 लाख हो गई, जिस तरीके से बिल्डिंग की वैल्यू 16 लाख से 40 लाख हो गई, 24 लाख बढ़ा, वो 24 लाख का फायदा अकेले राम को थोड़ी मिलेगा। राम के साथ साथ किसको मिलेगा? हरि को, क्योंकि पैसा तो दोनों का लगा। तो 16 लाख की वैल्यू 40 लाख हुई है ना। अब 16 में यदि 6 लाख रुपए हरि का, तो हरि क्या कहेगा? प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट मेरे को होगा, प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट आपको होगा। फायदा तो दोनों को होगा ना, किसी एक को थोड़ी हो जाएगा। अब राम की जगह इसका नाम क्या रख दो कंपनी के केस में? राम की जगह कंपनी के केस में इसका नाम क्या रख दो? इक्विटी शेयर कैपिटल। और हरि की जगह इसका नाम क्या रख दो? नहीं बात समझ में आई? अरे नाम ही तो बदले भैया। राम की जगह हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, हरि की जगह नाम क्या हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस। अब हमने बिल्डिंग खरीदी, कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी 16 लाख की। ऐसे सोचो, अब राम और हरि ने बिल्डिंग नहीं खरीदी, किसने खरीदी? कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी 16 लाख की, जिसकी मार्केट वैल्यू एक साल बाद कितनी हो गई? 40 लाख। अब कंपनी सोच रही है ये जो 24 लाख का फायदा हुआ है, वो कौन से 24 लाख, जो 24 का फायदा हुआ वो किसके पैसे से फायदा हुआ है? इस 10 लाख से या इस 6 लाख से या दोनों से? दोनों से ना। तो कंपनी क्या कहती है? जैसा आप सोचते हो वैसे हम सोचते हैं। आपने अभी क्या कहा? दोनों। हम भी मानते हैं दोनों। दिखाने का तरीका अलग है, दिखाने का तरीका अलग है। दिखाने में वो क्या कहते हैं कि 16 लाख की चीज कितने की हो गई? 40 की। तो यदि बैलेंस शीट बनाते तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना दिखाते? 10। और रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिखाते इन्वेस्टमेंट से पहले? आफ्टर चेंज, मतलब ये तो हो गया 1 जनवरी 2023 को। और यही बैलेंस शीट में दोबारा बनाऊं तो फेस वैल्यू तो 10 ही दिखाओगे, क्योंकि नियम के हिसाब से इक्विटी शेयर की कैपिटल हमेशा किस पे दिखाई जाती है? फेस वैल्यू पे। तो सारा का सारा प्रॉफिट किस में दिखा दो? रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब कि 24 लाख और 6 लाख कितने हो गए? लगे कितने थे? 16। हो गए कितने उसके? 40। कंपनी कहती है हम तो इस बात को नहीं मानते, हम तो कहते हैं ये पैसा 10 लाख से कितना हो गया, और ये 6 लाख से कितना हो गया। ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन ऐसे होती है पब्लिक के लिए।
देखो पब्लिक तो बेचारी भोली वाली होती है, कुछ भी बता दो, कुछ कर तो सकते नहीं। हमको हम ये कहते थे एक्ट में ऐसा लिखा गया भैया लड़ना है तो सरकार से जाके लड़ लो, हमसे बहस मत करो। ठीक है, जहाँ भी टैक्स और लॉ की बात आती है आर्गुमेंट नहीं कर पाते लोग, वो कहते थे क्या लिखा है, एक्ट में ऐसा लिखा है, यदि कोई दिक्कत है केस फाइल कर दो सरकार के अगेंस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने लोगों को कहा था शेयर इशू करते टाइम कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब ये बात कब साबित हो गई? जब हमेशा बैलेंस शीट पे वैल्यू कौन सी दिखाई जाए, फेस वैल्यू। तो लोगों का विश्वास कब होगा? जैसा हम बोलेंगे वैसा हम दिखाएंगे। और हमने हर कंपनी के लिए नियम क्या कर दिया, सेम। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि जब हम इंटरेस्ट देते हैं या डिविडेंड देते हैं तो किस पे देते हैं? जब हमने शेयर इशू किए थे, डिवेंचर इशू किए थे, तो हमने उनको क्या कहा था, हम आपको आपकी ओरिजिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट और डिविडेंड देंगे। अब वो ओरिजिनल वैल्यू उनको कब दिखेगी? जब वो बैलेंस शीट देखेंगे। और बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी वैल्यू दिखानी पड़ती है मजबूरन? फेस वैल्यू दिखानी पड़ती है। क्योंकि जब आप पैसा किसी से लेते हैं तो उस समय जो आपने कमिटमेंट किया, जो रिटर्न में लिख के दिए, वो आपको दिखाना भी तो पड़ेगा। आपने क्या लिया था डिवेंचर से पैसा, क्या क्या के कि आपको हमेशा जितना पैसा हम आपसे उधार ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो वो पैसा पब्लिक को दिखना भी तो चाहिए कि पब्लिक नहीं, पब्लिक का मतलब मैं और आप जो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें दिखना चाहिए कि उन्हें हर बार कितना डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो डिवेंचर की वैल्यू यदि बार बार बदलेगी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। कभी मार्केट वैल्यू कम होती है, कभी मार्केट वैल्यू ज़्यादा। बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गई भाई? तो जिस तरीके से राम और हरि का 16 लाख 40 लाख बन गया, उसी तरीके से कंपनी का राम इक्विटी शेयर बन गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, और हरि क्या बन गया, रिजर्व एंड सरप्लस। अब कंपनी कहती है हमने इन दोनों का पैसा जो 16 लाख था उससे एक फिक्स्ड एसेट खरीद ली 16 लाख की, जो मार्केट में अब कितने की हो गई, 40 की। तो जो 24 लाख का इन्फ्लेशन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो खाली इस 10 लाख पे नहीं हुआ, ना खाली इस 6 लाख पे हुआ है, दोनों पे हुआ है। तो इसका मतलब दोनों की मार्केट वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब भी कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालती है मार्केट वैल्यू वेट से, और क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस आ जाए, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं। ये पॉइंट आपको कब ध्यान रखना है? जब क्वेश्चन में क्या दे रखो, रिजर्व एंड सरप्लस, और आंसर किस पे निकालना हो, मार्केट वैल्यू है, तो ही तो दिमाग खराब होगा। यदि बुक वैल्यू पे कहा होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ 10 लाख और यहाँ कितना है, 5 लाख, फिर तो मैं 10 लाख और कितना लिखता, 5 लाख ही लिखता। दोबारा समझाऊं? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, एग्जाम्पल था जो राम हरि ने इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस बनकर आपको समझाया कि भाई ये पैसा सबका पैसा होता है, सबके पैसे की इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से हो, चाहे वो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से हो। पैसा पैसा होता है ना भाई।